आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के धरने से आम आदमी पार्टी क्यों चिढ़ गई? आपके विरोध पर छिड़ी बहस। हार्मूज में संघर्ष से सीजफायर वार्ता ठप। अमेरिका ने ईरान पर 11वीं रात किए भीषण हवाई हमले। हार्मूज के बाद नया रास्ता भी बंद। भारत चीन आ रहे सऊदी तेल टैंकर्स को लेना पड़ा यू टर्न। पीओके का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं नवाज शरीफ। मरियम के साथ मुजफ्फराबाद की रैली में जताई इच्छा। ईरान यूएस जंग में दलाली का हर्जाना मांग रहा पाकिस्तान। सऊदी अरब अमेरिका परमाणु समझौते पर मुहर। ट्रंप ने बिना सुरक्षा शर्तों के दी मंजूरी। ईरान युद्ध अमेरिका पर कितना भारी पड़ा? पेंटागन ने पहली बार बताई लागत। कच्चे तेल ने बढ़ाई दुनिया की चिंता। ब्रेंट क्रूड $92 के पार। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग स्टार कैली होटल का 18 साल की उम्र में निधन। और ललित मोदी को 16 साल बाद मिली बड़ी राहत। आईपीएल 2009 के केस में बरी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मंगलवार को कांग्रेस पर सीजेपी के साथ मिलकर खेल खेलने का आरोप लगाया। आप नेताओं का कहना है कि मोदी की सरकार ने राहुल गांधी के नेतृत्व में उनके आधिकारिक आवास के बाहर हुए प्रदर्शन पर तो तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के कई सप्ताह तक चले आंदोलन की लगातार अनदेखी करती रही। आम आदमी पार्टी को अब लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी में कुछ खेल चल रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीजेपी के आंदोलन को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी को धरने पर बैठाया। संजय सिंह की इस टिप्पणी की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है। जाने माने गीतकार स्वानंद किरकिरे ने लिखा, जैसा कि आपने आज ही कहा, संसद उनके नाम नहीं की गई है, वैसे ही धरना भी किसी के नाम नहीं किया हुआ है। आंदोलन बच्चों का है, आप भी साथ खड़े हो जाइए। किसने रोका है? यहाँ भी लड़िए, वहाँ भी, और चिंता मत कीजिए। हम उन बच्चों के लिए नहीं लड़ रहे, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने तो यहाँ तक कह दिया कि संजय सिंह, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमारी दोस्ती शर्मसार कर दी आपने। अमेरिकी सेना ने बुधवार तड़के ईरान के कई इलाकों पर लगातार 11वीं रात हवाई हमले किए, जिससे मिडिल ईस्ट में सीज फायर की कोशिशें पूरी तरह टूट गई है। ये भीषण संघर्ष वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द में केंद्रित हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों को और तेज करने के संकेत देते हुए कहा कि वाशिंगटन की फिलहाल ईरानी अधिकारियों से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बीच पाकिस्तान ने संघर्ष को रोकने के लिए मध्यस्थता की कोशिशें की है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच अविश्वास काफी गहरा है। तनाव के बीच ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी ने पाकिस्तान का दौरा कर सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने अमेरिका ईरान तनाव पर गहरी चिंता जताते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से कहा कि ईरानी अधिकारी बैठक के लिए बेताब है, लेकिन जब तक वो सार्थक चर्चा के लिए तैयार नहीं होते, अमेरिका की मिलने में कोई इच्छा नहीं है। अमेरिका ईरान जंग के बीच जिसका डर था वही हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद दूसरा वॉर फ्रंट खुल गया है। इसकी वजह से भारत चीन आ रहे 2 तेल टैंकरों को यू टर्न लेना पड़ा। ऐसा यमन में मौजूद ईरान समर्थक हुतियों की धमकियों के बाद हुआ है। इन टैंकरों ने लाल सागर में सऊदी अरब के यानबू बंदरगाह से चीन और भारत के लिए कच्चा तेल लोड किया था, लेकिन हुतियों की धमकियों के बाद वे बाब अल मंदेब से होते हुए हिंद महासागर में नहीं आए, बल्कि उल्टा स्वेज नहर की ओर बढ़ गए। अब उनको बहुत लंबा घूमकर अपना सफर पूरा करना होगा। हुतियों ने, जिनका उत्तरी और पश्चिमी यमन लाल सागर के मुहाने पर स्थित तट भी है, उन पर कंट्रोल है। उन्होंने सोमवार को सऊदी अरब की नौसैनिक घेराबंदी का ऐलान किया था। फिर शिपिंग कंपनियों को लिखे एक पत्र में हुतियों ने उन सभी जहाजों पर हमला करने की धमकी दी जो सऊदी तेल लोड या अनलोड करते हैं।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN के प्रेसिडेंट नवाज शरीफ ने पीओके में एक बड़ी रैली को संबोधित किया है। मुजफ्फराबाद में आयोजित इस रैली में उनकी बेटी और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज भी शामिल हुई। इस रैली के जरिए उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में PMLN के लिए चुनावी अभियान की भी शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने पीओके से अपने कथित जुड़ाव का जिक्र कर लोगों को फुसलाने की कोशिश की, जो लंबे समय से पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद में रैली को संबोधित करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि यहाँ के लोगों से मिले हुए उन्हें काफी समय हो गया था। उन्होंने कहा, हमें मिले हुए काफी समय हो गया है, मैं लंबे अंतराल के बाद आपसे मिलने आया हूँ। उन्होंने पीओके को अपना दूसरा घर बताया और वहां के लोगों के प्रति अपना स्नेह व्यक्त किया। नवाज शरीफ ने रैली में दावा किया कि उन्होंने हमेशा अपने किए गए वादों को पूरा किया है। उन्होंने वादा किया कि अगर वह प्रधानमंत्री नहीं भी बनते हैं तो भी वह हर 3 महीने में पीओके का दौरा करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र लागू हो रहा है और वादों के मुताबिक किए जा रहे कामों की प्रगति पर नजर रखी जा रही है। ईरान अमेरिका जंग के दौरान कूटनीतिक भूमिका निभाने के बाद पाकिस्तान अब उससे आर्थिक फायदा उठाने की कोशिश में जुट गया है। पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 अरब की स्पेशल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में पाकिस्तान ने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से औपचारिक रूप से मांग की है। पाकिस्तान चाहता है कि 5 साल की अवधि के लिए यह आर्थिक सुविधा उसे दी जाए, जिससे उसके विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हो, पाकिस्तानी रुपए पर दबाव कम हो और IMF पर उसकी निर्भरता घट सके। फिलहाल पाकिस्तान $7 अरब के IMF कार्यक्रम के तहत सख्त आर्थिक सुधार लागू कर रहा है। इसके चलते टैक्स बढ़ाए गए हैं, सरकारी खर्चों में कटौती की गई है और कई मुश्किल आर्थिक फैसले लेने पड़े हैं। ऐसे में अमेरिकी मदद पाकिस्तान के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक अहम समझौते को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। समझौते से सऊदी अरब को एक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम मिलेगा। इससे सऊदी अरब के लिए यूरेनियम संवर्धन का रास्ता भी खुल सकता है। 30 साल तक चलने वाले इस नए समझौते की कीमत अरबों डॉलर होने का अनुमान है। इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि सऊदी अरब के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में अमेरिकी कंपनियों की मुख्य भूमिका हो और दूसरे विदेशी प्रतिस्पर्धियों को इससे बाहर रखा जा सके। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के पिछले परमाणु समझौते के विपरीत सऊदी अरब के साथ हुए इस समझौते में वे वैश्विक सुरक्षा नियम शामिल नहीं है, जो वाशिंगटन आमतौर पर सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को हथियारों के विकास में इस्तेमाल होने से रोकने के लिए लागू करता रहा है। ट्रंप प्रशासन आने वाले दिनों में इस समझौते को कांग्रेस के सामने पेश करने की योजना बना रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने मंगलवार को कहा कि ईरान में अमेरिका के युद्ध का खर्च अब तक $37.5 अरब तक पहुंच गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने ईरान युद्ध की लागत को सार्वजनिक किया है। उन्होंने अमेरिका में अलोकप्रिय इस युद्ध के लिए तुरंत फंड की मांग की, लेकिन अमेरिकी सांसदों ने इसका विरोध किया। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए मिड टर्म इलेक्शन से पहले ईरान युद्ध को जारी रखना नई चुनौती बन गया है। ईरान युद्ध के कारण अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में भी गिरावट देखी गई है। अमेरिकी मिड टर्म चुनावों में सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है। इस चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट में अपना बहुमत बनाए रखने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। वहीं डेमोक्रेट्स जनमत सर्वेक्षणों में आगे चल रहे हैं और वे ईरान के अलोकप्रिय युद्ध को आम लोगों की जेब पर पड़ने वाले असर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी जनता भी इस युद्ध के खिलाफ है और इसका विरोध कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $92 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जो जून के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। तेल की कीमतों में इस तेजी के पीछे मध्य पूर्व में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव और तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका प्रमुख वजह मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जोखिम बढ़ गया है। यदि इस मार्ग से तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की उपलब्धता कम हो सकती है, जिससे कीमतों में और तेजी आ सकती है।
हॉलीवुड की फेमस फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग और गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में जिया का किरदार निभाकर दुनिया भर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस कैली हॉटल का 18 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी मौत अमेरिका के मैरीलैंड में हुए एक सड़क हादसे में हुई। कैली के पिता जोशुआ हॉटल ने अमेरिकन साइन लैंग्वेज में फेसबुक लाइव के जरिए उनकी मौत की जानकारी दी। बाद में उन्होंने TMZ से भी इस दुखद खबर की पुष्टि की। कैली टेक्सास स्कूल फॉर द डेफ की सीनियर स्टूडेंट थी। स्कूल ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर उनके निधन पर गहरा शोक जताया। स्कूल ने लिखा कि हमें बेहद दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारी सीनियर छात्रा कैली हॉटल का मैरीलैंड के फ्रेडरिक में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। इस मुश्किल समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और सभी चाहने वालों के साथ है। साथ ही स्कूल ने लोगों से अपील की है कि हादसे को लेकर किसी तरह की अफवाह या अटकलें ना लगाएं और परिवार की निजता का सम्मान करें। कैली हॉटल ने 2021 की फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में जिया का किरदार निभाया था। जिया एक मूक बधिर अनाथ बच्ची थी जिसका किंग कॉन्ग से बेहद खास रिश्ता दिखाया गया था। IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी को बड़ी राहत मिली है। IPL 2009 के केस में 16 साल बाद उन्हें यह राहत मिली है। जी हां, ललित मोदी को साल 2009 में साउथ अफ्रीका में खेले गए IPL से जुड़े मुख्य मामले में बरी कर दिया गया है। स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट यानी SAFEMA के तहत अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उन पर लगाए गए जुर्माने को रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, ED यानी प्रवर्तन निदेशालय के उस मुख्य तर्क को खारिज कर दिया गया है विदेशी रेमिटेंस कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन थे। ललित मोदी के इस केस की जांच 16 साल से ज्यादा समय तक चली। 16 साल की जांच कार्रवाई और कानूनी लड़ाई के बाद मंगलवार को यह फैसला आया। फैसला सुनाते हुए ट्रिब्यूनल ने पाया कि IPL 2009 से जुड़े मुख्य रेमिटेंस करंट अकाउंट्स ट्रांजैक्शन थे। ट्रिब्यूनल ने यह भी तय किया कि BCCI के कानूनी FEMA नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं थी और न ही उन्हें ED के आरोपों के मुताबिक कोई वित्तीय अधिकार दिया गया था। ललित मोदी ने इसे IPL के 2009 साउथ अफ्रीका एडिशन से जुड़े सबसे बड़े कानूनी विवाद का अंत बताया है। फैसले पर ललित मोदी ने कहा, यह उन सबसे अहम कानूनी मामले का अंत है जो 2009 के साउथ अफ्रीका IPL से पनपा था। 16 साल से ज्यादा समय तक मैंने लगातार एक ही बात कही है। मैंने नेक नियत से भारतीय क्रिकेट और IPL के भले के लिए काम किया और कोई निजी गलत काम नहीं किया।